Hello students, from today we are going to start science of class 9th and today our chapter is motion. So the very first question we are going to study, what is motion? So a body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding with the passage of time. It means कोई भी बॉडी मोशन में तभी कही जाएगी जब वो अपने पोजीशन को चेंज करे. फॉर एग्जाम्पल a moving bus, a moving train, etc. Now our second topic is rest. A body is said to be in rest if it does not change its position with the passage of time. It means कोई बॉडी अगर सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो उसे हम रेस्ट में कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल स्टैंडिंग बस, आवर हाउस, ट्रीज etc. एक्चुअली कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, इसको समझने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है. कोई भी बॉडी रेस्ट में या मोशन में किसी न किसी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में होती है. एक ही बॉडी एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकती है तो दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल सपोज एक मूविंग ट्रेन में दो पैसेंजर्स आमने सामने बैठे हैं तो वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं. So they are in rest with respect to each other, but they are in motion with respect to other objects outside the train. Another example is our home, our school. Our home is in rest with respect to the objects on the earth, but at the same time it is in motion with respect to sun, other planets, stars, etc. So we can say एक ही बॉडी एक साथ रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है. ये डिपेंड करता है उस रेफरेंस ऑब्जेक्ट पे जिससे इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट मोशन एंड रेस्ट. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन को हम 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड करेंगे, लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन. If a body is moving along a straight line or curved line, then it is called linear or translational motion. For example, a moving bus along a straight road or a moving train along a straight track. Next type of motion is circular or rotational motion. If a body is moving around a fixed position or object, then this type of motion is called circular or rotational motion. For example, the motion of electric fan, etc. Next type is vibratory motion. If a body moves to and fro about a fixed position, यानी कोई बॉडी अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन करे, आगे पीछे मोशन करे, तो इस तरह के मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं और इस फिक्स्ड पोजीशन को मीन पोजीशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज द एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मोशन. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. किसी भी बॉडी के मोशन को स्टडी करते समय हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स etc. ये फिजिकल क्वांटिटीज इस 2 कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती हैं, स्केलर एंड वेक्टर. सो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? Scalar quantity is that quantity which have only magnitude, they do not have direction and they can be added by using simple algebraic rules. It means ऐसी physical quantity जिनमें केवल magnitude होता है, इनमें direction नहीं होता है, उन्हें हम scalar quantities कहते हैं. For example, distance, mass, time, speed, ये etc. ये फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर होती हैं बिकॉज इनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और इनको हम सिंपल अलजेब्रिक रूल के थ्रू ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई कार 10 मीटर चलती है, फिर 20 मीटर चलती है, फिर 30 मीटर चलती है, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम सिंपली 10, 20, 30 को ऐड करके 60 बता देते हैं. इसमें हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है. सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. इसी तरह से मास को ऐड करने के लिए हम डायरेक्शन नहीं पूछते हैं, डायरेक्ट हम डिफरेंट मासेस को
ऐड कर देते हैं। सो ऐसी सभी क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी ऐसी सभी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, etc. These are vector quantities because they have magnitude as well as direction. ये फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर हैं या नहीं, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अब उस पर हम 20 न्यूटन का फोर्स और लगा देते हैं, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट पे? इट इज 30, इट इज 10, यू कैन नॉट टेल इट बिकॉज हमने इसमें डायरेक्शन आपको नहीं बताया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स इस तरह से लग रहा है और 20 इधर से लगा दे, तब रिजल्टेंट फोर्स 10 न्यूटन होगा अलोंग दिस डायरेक्शन। और दूसरे केस में अगर ये फोर्स हम लोग 20 न्यूटन का इसी डायरेक्शन में लगाते, तो टोटल फोर्स 10 + 20 इट मीन्स 30 न्यूटन हो जाता। यानी बिना डायरेक्शन के आप नहीं बता सकते हो कि टोटल फोर्स कितना होगा। इट मीन्स हम इन्हें सिंपल अलजेब्रिक रूल्स का इस्तेमाल करके ऐड नहीं कर सकते हैं। सो ये क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी है। एक और टॉपिक जिसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, MKS, CGS, FPS और SI सिस्टम। अलग अलग सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट होता है। फॉर एग्जाम्पल MKS सिस्टम जो कि मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, इसमें हम लोग लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में मेज़र करते हैं। दूसरा सिस्टम है CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेज़र किया जाता है। तीसरा सिस्टम है FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इस सिस्टम में हम लेंथ को फुट में मेज़र करते हैं, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में मेज़र करते हैं। इसी तरह से लास्ट बट नॉट द लीस्ट SI सिस्टम। SI सिस्टम में 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हम लोग लिखते हैं। इसमें लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में। यानी MKS के जो यूनिट्स थे वही इसमें भी 3 में इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस या केल्विन में मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेज़र किया जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेज़र करते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेज़र किया जाता है। सो दीज आर द 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू विच वी आर गोइंग टू यूज इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। ओके, नाउ वी कम टू अवर टॉपिक दैट इज मोशन। मोशन के बारे में पढ़ते समय हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एट्सेट्रा। सो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस। इट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कोई भी बॉडी जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट करती है दैट इज इनिशियल पॉइंट, और जहां पे फिनिश करती है दैट इज इट्स फाइनल पॉइंट। और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो एक्चुअल लेंथ है दैट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। अब जैसे कोई बॉडी पॉइंट A से स्टार्ट कर रही है और B पर जा रही है, उसके बाद B से C पर जा रही है, सो इनिशियल पॉइंट होगा A और फाइनल पॉइंट होगा C। सपोज कोई बॉडी पॉइंट A से मोशन स्टार्ट करती है, B तक जाती है 5 मीटर, उसके बाद B से C तक जाती है। सो A बॉडी का इनिशियल पोजीशन है और C है फाइनल पोजीशन। टोटल डिस्टेंस अपने मोशन के दौरान बॉडी जो कवर करती है वो होगी 5 + 3 इट मीन्स 8 मीटर। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, और इसको हम सिंपल अलजेब्रिक रूल्स का यूज़ करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका यूनिट मीटर होता है और इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या 0 हो सकती है, कभी भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है।
Now we are going to talk about displacement. It is defined as the shortest distance between initial and final position of the ऑब्जेक्ट. इट मीन्स किसी बॉडी के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी ए से बी तक 4 मीटर जाती है और बी से सी तक 3 मीटर जाती है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो होगा ए टू सी, और इसी डिस्टेंस को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वैल्यू होगी 5 मीटर. सो हियर डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. इट मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है. इसका भी यूनिट मीटर ही होता है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कुछ भी हो सकती है. इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कुछ भी हो सकती है. सो कब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव और कब जीरो होगा, इसको थोड़ा समझते हैं. सपोज एक बॉडी ए से बी जाती है और बी से सी जाती है. इस कंडीशन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 10 एंड 5 15 मीटर. और बिकॉज जिस डायरेक्शन से बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया है फाइनली उसी डायरेक्शन में है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिया जाएगा. दूसरे केस में एक बॉडी ए से स्टार्ट करती है, बी तक जाती है और बी से फिर सी तक आती है 20 मीटर. इस केस में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो -10 मीटर होगा, बिकॉज बॉडी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से स्टार्ट की है और फाइनली एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन की ओर पहुंच जाती है. सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लिया जाता है. थर्ड केस लेते हैं जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है. सपोज एक बॉडी ए से बी तक जाती है और फिर वापस बी से सी तक आती है, तो इस केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो होगा जीरो. सो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्स्ट डिफरेंस है इनके डिफिनीशन का. डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर टाइम, while displacement is the shortest distance between initial and final position of the object. Second difference है distance depend on the shape of the path followed by the object, while displacement does not depend on the shape of the path followed by the objects. For example, ऑब्जेक्ट ऐसे जाए या ऐसे जाए, हर केस में डिस्प्लेसमेंट इतना ही होगा. थर्ड, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. फोर्थ, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी while displacement is a vector quantity. So these are the difference between distance and displacement. Thank you.